Hello and welcome to our channel. My name is Richa Singh and I welcome you all to this series of constitutional developments in India. Today we are going to talk about some important and salient features of Government of India Act 1935. But before going ahead, we will talk about some important recommendation of the Simon Commission. As we had discussions on the Government of India Act 1919, we discussed that it provided the appointment for the Simon Commission. Simon Commission was appointed in 1927 and it gave its report in 1930. So here are some recommendations of Simon Commission. Simon Commission recommended to abolish diarchy in the provinces and initiate the provincial autonomy. It also talk about some federation. It also talk about bicameralism at the provinces and so on. These recommendation has their place in the Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 ने साइमन कमीशन की काफ़ी सारी recommendations को address किया है. So before going ahead, we should know some salient aspect, some salient feature of Government of India Act 1935. अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात करें तो इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम and it also laid the groundwork for the modern governance in India. अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो इसने इंट्रोड्यूस किए. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविंसेस की. तो इसने प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस बनाने की कोशिश की है इस एक्ट के द्वारा. हालांकि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविजंस केवल प्रोविजंस बन के रह गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, जो असल में इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और जो कुछ प्रोविजंस इम्प्लीमेंट हुए वो बाद में उनको इम्प्लीमेंटेशन भी खत्म कर दिया, यानी कि वो भी एबॉलिश कर दिए गए. ठीक है, तो अब हम जानते हैं आगे कि क्या क्या फीचर्स रहे हैं इस एक्ट के. प्रोविंसेस की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनको मिलाकर एक फेडरेशन यूनिट बनाने की बात की गई थी. ये इफेक्ट में नहीं आ पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट नहीं मिला. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो प्रोविंसेस को एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रोवाइड की गई. जो प्रोविंसेस थी, अब प्रोविंशियल जो भी मैटर्स थे उस पर लेजिस्लेट करने का पूरा अधिकार प्रोविंसेस के पास था. लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर was empowered now to enact laws on the subject which are listed in the provincial list. अभी provincial list क्या है इसके बारे में बात करेंगे, because the powers are divided into 3 lists: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो ये भी एक फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का. डायरकी प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दी गई, यानी कि प्रोविंसेस में अभी तक जो सब्जेक्ट्स रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट के रूप में थे, जो हमने 1919 के एक्ट में बात की जिसने इंट्रोड्यूस किया था, उस डायरकी को एबॉलिश कर दिया जाता है. ये डायरकी प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दी जाती है लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है. अब सेंटर में जो फेडरल लिस्ट है वहाँ पर उसको 2 भागों में बांटा जाता है, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट में. ठीक है, डायरकी को प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दिया जाता है. डायरकी अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस बट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उनको फुल ऑटोनॉमी है. बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो अभी तक हमने देखा था कि सेंटर में बाईकैमरल लेजिस्लेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोविंसेस में भी बाईकैमरल लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. 6 out of 11 provinces got 2 houses, lower houses and the upper houses. We also see the division of power concept in the face of फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट. जो लिस्ट है, जैसे कि आज हम अपने गवर्नमेंट जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें देखते हैं कि हमारे पास स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, और कुछ रेजिड्यूरी पावर्स की भी बात करते हैं. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही कॉन्सेप्ट लिया गया है. इसमें बात की गई है 3 तरीके की लिस्ट की, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे उस समय जो मैटर्स थे उनको 3 हिस्सों में बांटा गया. कुछ मैटर्स को रखा गया फेडरल लिस्ट में जो कि टोटल 59 मैटर्स थे. कुछ मैटर्स को रखा गया प्रोविंशियल लिस्ट में जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी थी उस पर लेजिस्लेशन करने की, ये थे टोटल 54. और कुछ थे कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स जिसपे सेंटर भी रूल बना सकता था और प्रोविंसेस भी रूल बना सकती थी, लेकिन दोनों ही लेजिस्लेशन इस पे कर सकते थे उन मैटर्स पे, और इनकी नंबरिंग थी 36. अभी जो रेजिड्यूरी पावर है, रेजिड्यूरी पावर का मतलब होता है ऐसे मैटर्स जिनको इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है
वो नए मैटर्स हो सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम की हम बात करें तो अभी आईटी एक्ट जो है वो बाद में आया, उस जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उस समय ये आईटी और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इंटरनेट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो एक नया मैटर है, नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये रेजिड्यूरी पावर के अंदर आते हैं। रेजिड्यूरी पावर्स जो थी वो वायसराय के पास थी, वायसराय के कंट्रोल में थी। नेक्स्ट बात करें इलेक्टोरेट की, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जिसे इंट्रोड्यूस किया था 1909 के एक्ट में, जिसे एक्सटेंड किया गया था फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज को 1919 के एक्ट में, उसे फिर से एक्सटेंड किया जाता है। अब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं हिंदुइज्म में, वो उन डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था, जिसका काफ़ी विरोध किया स्पेशली महात्मा गांधी जी ने। तो अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि पूना पैक्ट क्या है, किसके किसके बीच में हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके प्रिपरेशन लेवल का भी पता चल सकता है। अब हम बात करें फ्रेंचाइजी की, तो अब फ्रेंचाइजी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया जाता है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन कैन वोट नाउ, ये एक्ट के प्रोविजन के बाद। अब इस एक्ट में एक और प्रोविजन मिलता है फेडरल कोर्ट से रिलेटेड, यानी कि इसमें ये प्रोविजन है कि फेडरल कोर्ट सेटअप करना है, और फेडरल कोर्ट सेटअप होता है 1937 में। इसमें एक प्रोविजन है बैंकिंग के लिए, आरबीआई को सेटअप करने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेटअप करने का प्रोविजन है वो भी 1935 के एक्ट में मिलता है। इसे भी सेटअप करने की जो डिमांड है वो इसमें रखी गई थी। तो फाइनली ये बैंक भी इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट बात करें हम प्रोविंसेस के, तो प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ नई प्रोविंसेस जैसे कि उड़ीसा हुआ, जैसे कि सिंध हुआ, ये नई प्रोविंसेस का भी गठन किया जाता है। गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय की पावर्स की बात करें तो इसके पास दो तरीके की पावर्स की बात करते हैं, एक स्पेशल पावर, दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर। इनके पास जो स्पेशल पावर्स थी, स्पेशल पावर्स का मतलब इट रिटेन सम सिग्निफिकेंट पावर्स, जैसे कि पावर टू वीटो द लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंशियल्स इशू करने का जो पावर्स है वो भी वायसराय के पास था। और जो भी की एरियाज है, जैसे कि डिफेंस हुआ, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ, इनका कंट्रोल भी वायसराय के पास था। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स थी जो अभी भी वायसराय के हाथ में थी। दूसरा, इमरजेंसी की सिचुएशन में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी वायसराय जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो यूज कर सकते थे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमें देखने को मिलता है वो है सेपरेशन ऑफ बर्मा। तो दिस एक्ट हैड द प्रोविजन फॉर द separation of Burma from India. So these are the salient features of Government of India Act 1935. That's it for today. Thank you for watching, and please do not forget to like, share and subscribe.